अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तब्दीली का फैसला किया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील कर दिया गया, जबकि दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदारती आर्डीनेंस इलेक्शन एक्ट के मुतालिक जो तरमीमी आर्डीनेंस था उस के मुतालिक केस की समाअत हुई और उसमें भी बहुत अहम रिमार्क सामने आए। इसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि बानी PTI इमरान खान ने मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया और ना सिर्फ आमादगी का इजहार किया बल्कि आम मुआफ़ी का भी ऐलान किया है। मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र इस वक्त सियासी मैदान में क्या सूरत हाल बनने जा रही है और आइंदा का क्या मंजरनामा होगा, डिस्कस करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं तारिक अजीज़, फयाज महमूद और उमर दराज गोंदल। मैं आप तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूँ शो में। और सबसे पहले मैं तारिक अजीज़ साहब आपसे जानना चाहता हूँ, ये बताइएगा कि ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अभी तक फॉर्म 45 जो हैं वो अपलोड नहीं हुए, वो मुतनाज़ा हैं, और उसके बाद आप एक फरीक की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कैसे तब्दील कर सकता है? थैंक यू चक्की, आपने मुझे मौका दिया, बुलाया। मौजू बड़ा हसास है चूँकि अदालतों का मामला है, इलेक्शन कमीशन का मामला है। एक ये इलेक्शन होते ही फॉर्म 47 और 45 का एक इशू आ गया था। तो अब जो है वो एक मुस्लिम लीग नून की आप जो बात करें, इस्लामाबाद की 3 सीटों की बात करें, तो उन्होंने एक दरख्वास्त दी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो इलेक्शन कमीशन ने उनके सुन लिया, तो उन्होंने एक ट्रिब्यूनल जो है ना उसका कैम कर दिया। तो इसके ऊपर जो है वो ये एक प्रैक्टिस समझ लें। अब बाकी लोग भी जाएंगे और जिसका भी होगा तो फिर इलेक्शन कमीशन को तमाम लोगों की बात मानना पड़ेगी। अदरवाइज़ ये जो है उन्होंने जो किया है इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, PTI की मौजूद हैं, बाकी जमातों के मौजूद हैं कि ये फ़ैसला जो है मुतवक्को था और यही होना था। जो मुस्लिम लीग नून के 3 कारनी कौमी असम्बली इस्लामाबाद से हैं, तो उन्होंने एक दरख्वास्त दी, तो इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर एक्शन लिया, उनकी सुनवाई हुई और उनके मुतालबे के मुताबिक जो है वो फ़ैसला दे दिया। तो इसके ऊपर थोड़ा एतराज़ात भी हैं, शुकूक व शुबहात भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका भी हक बनता था। अगर उनको एक ट्रिब्यूनल पे, एक कमीशन पे एतमाद नहीं है तो वो ये कह सकते हैं कि इसको बदल दिया जाए। तो आप इसको अब जिस एंगल से देखना चाहें ठीक है। वक्त ये है कि इसका एक ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, मस्बत नहीं जाती कि इसके ऊपर जो कोई ऐसा है कि हमेशा इलेक्शन कमीशन हो, अदालतें हों, कोर्ट्स हों, फैसले ऐसे आने चाहिए जो कौम के लिए काबिल कबूल भी हों, जिनके ऊपर उंगलियां ना उठाई जाएँ, जो शकूक व शुबहात से बालातर हों। इसमें ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, इसी पे मैं आपसे फयाज जानना चाहूँगा, आपके इल्म में है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत हुई, चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से जो मुकालमा किया उसमें कहा कि आप जिस फाइल की बुनियाद पर आप ये कर रहे हैं, क्या ये इख्तियार है मुतालिका अथॉरिटी को, और जो मकसद आप हासिल करना चाह रहे हैं वो मकसद हम हासिल नहीं होने देंगे। क्या समझते हैं, किस जानिब इशारा था चीफ जस्टिस का, वो कौन सा मकसद हो सकता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आज जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को हमने जिस रूप में देखा वो बड़ा मुनफरद रूप था। आमतौर पे हमने उनको इतना गुस्से में नहीं देखा जिस तरह आज वो लग रहे थे। बज़ाहिर उसकी एक वजह बड़ी अहम थी। उसमें अब जो है मैं ये कहूँ कि इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये 2 अथॉरिटीज ऐसी हैं जो अब आमने सामने है। उसकी वजह क्या है कि जब ये ट्रिब्यूनल बनाया गया था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर मुश्तमिल, तो उस पे आज चीफ जस्टिस ने बल्कि खुद ही बता दिया है कि ये मेरी मुशावरत से मैंने नाम भिजवाया था और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दी थी। अब इलेक्शन कमीशन ने रातों रात उसको तब्दील कर दिया, ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया। उस पर ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद जो इख्तियार इस्तेमाल किया गया है उस पर आज उन्होंने सवालात उठाए हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आपको फिर बता सकता हूं कि मेरे क्या इख्तियारात हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि फिर हम उस जो है कार्रवाई को मुअत्तल कर देते हैं, लेकिन ऑल्दो उन्होंने मुअत्तल नहीं किया, लेकिन 24 जून तक के लिए नए ट्रिब्यूनल को काम करने से भी रोक दिया है। उसमें उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि हम नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम करने से रोक रहे हैं और उस हवाले से एक जो रिटन ऑर्डर है वो भी जारी करेंगे। अब हम सबको रिटन ऑर्डर का इंतजार है क्योंकि उसमें बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं, क्योंकि आज अदालत ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो बड़ी ही वाज़े थी। उस पे जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया सबसे जो बुनियादी नुक्ता था जिस पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बार बार बात कर रहे थे, वो नुक्ता था कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे वो रिकॉर्ड तलब कर लिया जो यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है वहां पर जेर समात था। अगर कोई दरखास्त गुजार चाहता तो वो रिकॉर्ड लगा के दे सकता था। और हुआ ये
कि इलेक्शन जो कमीशन ने वो रिकॉर्ड ही तलब कर लिया। ये वाकई एक बड़ी हैरानकुन सिचुएशन थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन के जो लॉ ऑफिसर है उनको पेश हुए, उन्हें कहा गया, बार बार कहा गया कि जो बात करनी है आपने सोच समझ के करनी है, और ये आपने जहन बना के आना है कि आपने इस नुक्ते पे इस अदालत को मुतमईन करना है। तो आइंदा समात पे अदालत ने अटॉर्नी जनरल साहब को भी तलब किया है, लेकिन बज़ाहिर ये मामला जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो आज की प्रोसीडिंग हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पे जरा भी को मुतमईन दिखाई नहीं दे रही। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में प्रोसीडिंग हुई है, जो कार्रवाई की गई है, जो ट्रिब्यूनल तब्दील किया गया है, इस पे बज़ाहिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब आज दिन तक उस पे वो 0% जो है वो मुतमईन दिखाई दे रहे थे, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौक़िफ़ दिया गया था। ट्रिब्यूनल तब्दील करना था, उन्होंने कहा कर दें, लेकिन उस पे कोई आप रीजन तो दें, ऐसी कोई लॉजिक दें जिस पे आपका वाकई को हक माना जा रहा हो। तो उसमें उन्होंने बड़े वादे अंदाज में कहा कि आपने हमारे एक जज को उनके ऊपर इल्जामात लगा दिए, जिसपे आपने फेवरेटिज्म के इल्जाम लगाए, नेपोटिज्म के इल्जामात लगाए, और न जाने कौन कौन से इल्जामात लगा दिए गए। तो ये भी कहा कि आपके जो कील अंजुम है, जो मुस्लिम लीग नून के एमएन है, ये उन्हें पता होना चाहिए कि इसके नताइज हैं, क्या उन्हें नताइज मालूम है, वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, वो जेल जा सकते हैं, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हो सकता है। तो आज की जो अदालती कार्रवाई थी, इस हवाले से मैं ये समझता हूं कि हुकूमत के लिए जरा भी उसमें कोई जो है वो मैं विदाउट एनी डाउट मैं कह सकता हूं कि आज हुकूमत के लिए बहुत बुरा दिन था, हुकूमत के लिए कोई अच्छी कार्रवाई नहीं थी, और आने वाले दिनों में ये मजीद इसमें कुछ शिद्दत आएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को चीफ जस्टिस की मुशावरत किया गया था, और अब उन्हें हटा दिया गया और उनसे मुशावरत भी नहीं की गई। तो यहाँ पे मामला जो है बड़े खराब है। वो सूरत हाल जो है वो खराब हुकूमत के हक में हो सकती है। उमर दराज, आप क्या समझते हैं कि एपलेट ट्रिब्यूनल में फॉर्म 45 जमा करवाने का इनको कहा गया, उन्होंने कहा जी नहीं जी हमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर एतराज़ है, उसकी तब्दीली के हवाले से भी कर दिया गया। अब देखें कोर्ट में उसका क्या होता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन आप क्या समझते हैं कब तक भागेंगे ये फॉर्म 45 जमा करवाने के हवाले से, मर्जी का ट्रिब्यूनल भी बन जाए तो? अच्छा, मुझे एतजाज ये समझ नहीं आई, आप ये सवाल मुस्लिम लीग नून के हवाले से कर रहे हैं कि कब वो फॉर्म 45 लेके भागेंगे, या इलेक्शन कमीशन के हवाले से फॉर्म 45 जमा करवाने से ट्रिब्यूनल में? जी, उसकी वजह यह है कि इस पूरे केस के अंदर 3 फरीक हम समझ लेते हैं। एक जाहिर है कि पीटीआई जाहिर या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, मुस्लिम लीग नून है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन है। इसका जो उसूल हमें समझ आ रहा है कि देखिए होता क्या है, होता यह है कि कोई गड़बड़ होती है तो आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं, और हमारे पास ट्राइब्यूनल की डेफिनेशन ये थी कि हाई कोर्ट का सिटिंग जज बैठता था, क्योंकि पहले आपने रिटायर्ड जज वाली खुद आज ये अदालत के अंदर भी बात हुई कि आपने कैसे उस चीज को खत्म किया, फिर आपने रातों रात एक ऑर्डिनेंस लेके आए। अब इलेक्शन कमीशन फरीक है, इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब देना है, क्योंकि फॉर्म 45 अगर इल्जाम है कि वो चेंज हुआ है, तो वो मुस्लिम लीग नून के लोगों के पास तो कैपेसिटी नहीं थी, या उन्होंने तो चेंज नहीं किया। इसमें इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन शामिल है। ये इलेक्शन कमीशन के जो आगे जिनके पास डेलीगेटेड अथॉरिटी थी, वो लोग उसमें शामिल है। तो अगर वो शामिल थे तो इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर आपका मेरा केस लगता है, तो मुझे जब ये लगे कि तफ्तीशी की मेरिट की तफ्तीश के ऊपर मुझे मसला हो रहा है, तो मैं तफ्तीशी को तब्दील कर दूंगा। अब आप ये जिस उसूल के ऊपर ये काम कर रहे हैं, ये बड़ा सीधा सा उसूल है कि भाई जहां पे हमें प्रॉब्लम होगी हम उसको तब्दील कर देंगे। जिस तरह आमिर फारूक साहब कह रहे थे जज साहब कि जनाब वो मेरी मुशावरत से हुआ, यही उसूल है कि चीफ जस्टिस आपको नाम भेजता है, आप नोटिफाई करते हैं और ट्राइब्यूनल प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। आखिर किस चीज का खौफ है इलेक्शन कमीशन को, किस चीज का खौफ है मुस्लिम लीग नून को? इससे पहले इल्जाम लगता रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि आप हुकूमत की या मुस्लिम लीग नून की बी टीम के तौर पे काम करते हैं। मुझे ये बताइए कितनी दरखास्तें जाती हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास और उनको फौरन कबूल कर लिया जाता है? ये अदालत का गुस्सा बिल्कुल बजा था। आप कैसे जज को, आपने इलेक्शन कमीशन ने बुनियादी तौर पे उनकी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करके उनको दरखास्तों को कबूल करके ये माना है, जज साहब बोल तो नहीं रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये माना है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब मुतासिब जज हैं, वो मुस्लिम लीग नून को इंसाफ नहीं दे रहे थे। अदालत को यही गुस्सा है इस बात का कि आपने कैसे एक सिटिंग जज के ऊपर ये लेबल लगा दिया। अब देखते हैं कि जिस तरह फयाज साहब कह रहे थे कि ये बातें सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स तक महदूद रहती हैं या रिटर्न ऑर्डर में आएंगी, रिटर्न ऑर्डर में आएंगी तभी माना जाएगा, और इसके बाद कोर्ट क्या करती है, क्योंकि आज यही सवाल है वो फैसले को सस्पेंड करते हैं या फिर अभी तक तो उन्होंने सिर्फ उस ट्राइब्यूनल को प्रोसीडिंग से रोका है सिर्फ। जी, वो उस वक्त तक रोका है जब तक फैसला नहीं आता। अच्छा, इसी पे मैं तारिक अजीज साहब आपसे जानना चाहता हूँ, शुएब शाहिब साहब का वो बयान भी आपके सामने है जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि
जो ट्रिब्यूनल में बयान हल्फी का मामला था, और उस वक्त भी ये ट्रिब्यूनल ने कहा था कि अगर गलत बयान हल्फी जमा करवाया तो जेल भेज दूंगा। ये उनकी जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए थे, ये कहा भी गया था, जिसके बाद शोएब शाहीन साहब का कहना है कि डर के भाग गए, इन्होंने बयान हल्फी जो है वो उस अंदाज में जमा नहीं करवाया। लेकिन अब क्या समझते हैं, क्या हकीकत आश्कार होने लगी है और ये जो केस IC में लगा है वहां पे सूरत हाल इनके खिलाफ जा सकती है, जेल की कैफियत भी हो सकती है कि इनको भुगतना पड़े? ये देखें, कबल इस वक्त हम कोई इससे ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं कर सकते। तो इलेक्शन कमीशन का ये अख्तियार है, वो कोई भी फैसला दे सकता है। इनको वो जो है PMLN को ये लगता ये है कि PMLN के ख़िलाफ़ भी जा सकता है। तो इसके ऊपर PMLN के शकूक व शुबहात भी हैं। हुकूमत के अंदर, मैं आपको बताता हूँ, हुकूमत के अंदर भी तशवीश पाई जाती है कि एक जिससे हमारी सीटें जीती हुई हैं उसके ऊपर यह ट्रिब्यूनल बना दिया गया। तो इसके ऊपर जो है हुकूमत को भी थोड़ा परेशानी का सामना है, और जो PMLN के जो MLAs हैं इस्लामाबाद से, उनके लिए भी जो है वो इसको इस सूरत हाल को अपने लिए हक में नहीं समझे, फैसला कुछ भी आ सकता है। बहरहाल ये इसके PTI को जो है इसको पॉजिटिव जो है ना पॉजिटिव उसके लिए हो सकता है कि ये वर्स फैसला भी जा सकता है और PMLN मुस्लिम लीग नून को ये सीटें शायद उनको इस सीटों से महरूम होना पड़े। तो ये सारे जो भी कुछ होगा अभी तो इस कबल वक्त है, तो ऐसा इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट्स क्या करना या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अदालतों का, इलेक्शन कमीशन का रोल कोई ज़्यादा आइडियल नहीं है। आपको भी पता है अदालतें भी जो फैसले जो आए हैं कभी किसी के हक़ में होते हैं, कभी एक्चुअल ये होता है कि मुस्लिम लीग नून के हक़ में जब फैसले आते हैं तो उनके लिए अदालतें बहुत अच्छी होती हैं। जब PTI के हक़ में अदालतें फैसले आती हैं इलेक्शन कमीशन के तो बहुत अच्छे होते हैं। इसी इलेक्शन कमीशनर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो राजा सुल्तान सिकंदर साहब है, इमरान खान साहब ने बड़ा सैल्यूट पेश किया था चेयरमैन PTI ने। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त आदमी है। फिर उन्होंने कहा ये सारा इलेक्शन इसने करवा दिया है। तो इनकी सियासी जमातों के बयानात और मेरिट के ऊपर कोई बात नहीं करता कि जब जो इसको सूट अदालत कहती है, इलेक्शन कमीशन कहता है, फैसला कहते हैं, उसके मुताबिक ये चलते हैं। ये एक रवायत जो है ये बहुत गलत है। इससे इंस्टीट्यूशन कभी भी मजबूत नहीं होंगे, इदारे मज़ीद कमज़ोर होंगे। जब इंस्टीट्यूशन मजबूत नहीं होते, न मुल्क चलता है, न सिस्टम चलता है, न निज़ाम चलता है। तो चाहिए ये कि इंस्टीट्यूशन का फैसलों को तमाम सियासी जमातों को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। किसी के हक़ में है, किसी को पसंद है, किसी को नापसंद है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। अब जैसे मैंने कहा PTI को भी बड़ी अदालतें अच्छी लगती हैं किसी ज़माने में। तारिक साहब, फिर फैसलों पर तनकीद भी तो होती है ना। एक फैसला एक अदालत ने एक ज़माने में दिया, आज खुद उस फैसले को जो है ना उस पर जुल्फ़िकार भुट्टो का जो केस था वो आपके सामने है, उस पर खुद शर्मिंदगी का इजहार भी किया। इसी के ऊपर तो देखें ना, अब अदलिया के ऊपर यदि तनकीद हुई है, अब भी होती है, तो वो इंस्टीट्यूशन का एक्सपोज होना ये भी तो पाकिस्तान का नुकसान है, कौमी नुकसान है। अदालतें हों, फौज हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, पार्लियामेंट हो, इनका एक इस्तेहकाम है, इसका एक मुकद्दस इदारे हैं। जब ये अपनी डोमेन में रहते हुए अपना काम नहीं करते, दूसरा काम करते हैं, पसंद नापसंद के चलते हैं या किसी के दबाव पे फैसला करते हैं, तो एक्सपोज भी होते हैं, वो रिस्पेक्ट दी जाती है, लोगों का एतमाद भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही है, और ज़ाहिर है ये सतून है रियासत के, तो रियासत अल्टीमेटली इफेक्ट होती है इससे। लेकिन फयाज साहब, आज एक बड़ी खबर ये भी है कि खान साहब ने, आपके इल्म में है, मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया और आम माफ़ी की भी बात की है। वैसे जेल में बैठकर उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया है, ये बड़ी बात है। 1 साल जेल में रहने के बाद ये उनका ये बयान सामने आना पाकिस्तान की सियासत के लिए कितना खुशाइंद है? वो कहते हैं ना जी, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। असल में मामला यह है कि खान साहब ने आज कह तो दिया कि वो माफ करने को तैयार है, लेकिन सवाल यहाँ पर खान साहब की माफी का नहीं है, बल्कि सवाल यहाँ पर ये उठाया जा रहा है जो हमने गुज़श्ता कुछ दिनों में, बल्कि 9 मई को से पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमने सुना था कि खान साहब से ये कहा जा रहा है कि वो माफी मांगे। लेकिन आज खान साहब ने कहा है कि वो दूसरों को माफ करने के लिए तैयार है। मामला मेरे ख्याल में अब खान साहब की माफी देने का नहीं, बल्कि डेडलॉक अब हो जाएगा कि माफी मांगेगा कौन, क्योंकि खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं माफ करने को तैयार हूं, लेकिन दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 9 मई के जो किरदार हैं, जिन्होंने 9 मई में जो किरदार अदा किया, वो माफिया मांगे, बल्कि अदालतों से भी मुतालबा किया गया था कि उनके केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो अब मसला ये है कि सिचुएशन यहां पर आके फंस रही है। उसकी वजह यह है कि मुज़ाकरात के लिए खान साहब ने हाँ तो कर दी, लेकिन उस वक्त की जब हुकूमत और पीपल्स पार्टी जो उनके इस वक्त ज़ाहिर इत्तेहादी ही है, और क्योंकि आईनी ओहदे उनके पास है, उनकी सपोर्ट से बने हैं, तो वो अब मुज़ाकरात के लिए जो है आमादगी जाहिर करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है
कि मुस्लिम लीग नून को तो किसी भी सूरत इमरान खान साहब या उनकी जमात के साथ मुज़ाकरात सूट नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और वो तो चाहेंगे कि उनके जो मामलात हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो अच्छे नहीं होने चाहिए जो मुक़्तदर हल्के हैं, और उससे ये उनका नुकसान हो सकता है। तो बज़ाहिर जो है मुझे इन मुज़ाकरात पे कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी होते हुए दिखाई नहीं दे रही। उसकी वजह ये है कि खान साहब आज भी जो है हुकूमती जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, उनके साथ तो मुज़ाकरात वो करना नहीं चाहते, क्योंकि इस पे वो एक मौक़िफ़ ले चुके हैं कि 8 फरवरी को उनके मैंडेट को छीना गया, उनके मैंडेट पर डाका मारा गया, तो अब वो उन्हीं लोगों के साथ कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं। वो वैसे भी कह चुके हैं कि जिनके पास ताकत है वो उनसे बात करेंगे। अब वो ताकतवर हल्के जो है 9 मई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई थी, उसमें बड़े वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं कि उन किरदारों को माफी भी उन्होंने मांगने का मुतालबा किया था, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो है अदालतें उन केसेस को मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाएं। तो बज़ाहिर मुझे तो इन मुज़ाकरात में आगे बढ़ने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो सिचुएशन है वो यहाँ पर आगे डेडलॉक की सिचुएशन है। डेडलॉक के माफी कौन मांगेगा? माफी कौन मांगेगा? जो है मुज़ाकरात पे आना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, वो कहेंगे आप माफी मांगे, वो भी बयान दे चुके हैं, खान साहब भी बयान दे चुके हैं। मगर उमर दराज आप क्या समझते हैं मुज़ाकरात के इस मामले पर ये जो आमादगी का इजहार किया गया, ये किससे मुज़ाकरात करने हैं, किससे आमादगी का इजहार किया गया है, और दूसरी जानिब हुकूमत का आपको क्या लाएमल दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल से ये अच्छा जेस्चर किया है। चले अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट तजवीज़ की है तो तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर अच्छा गुडविल जेस्चर दिखाया है। आपको याद होगा इलेक्शंस के मामले के ऊपर भी तहरीक इंसाफ और उस वक्त की जो जमातें थी उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए थे, उसमें से कुछ नहीं निकला था। मेरा भी यही ख्याल है कि इन मुज़ाकरात में से भी कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन ये तासुर कम से कम दम तोड़ जाएगा कि इमरान खान बात नहीं करना चाहते, इमरान खान अना से नहीं निकल रहे हैं, या इमरान खान जो है वो सोलो फ्लाइट ले रहे हैं। इमरान खान जब मुज़ाकरात कर रहे हैं, जब बातचीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत या बहुत सारे लोगों का जो रिस्क है, सियासी रिस्क, वो इस बुनियाद के ऊपर लगा हुआ है कि इमरान खान आइसोलेटेड रहें, इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात ठीक ना हो, और अगर ये ठीक होते हैं तो इससे इस्तेकाम आएगा। इस्तेकाम क्यों आएगा? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट मुल्क की बहुत बड़ी हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है, उनको भी झुटलाया नहीं जा सकता। जब ये दोनों फ्रीकैन अपनी जगह पे एक रियलिटी है, तो ऐसी सूरत में अगर आप अभी क्यों नहीं आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही, क्यों मतलब इस्तेकाम है? उसकी वजह ये है कि आपने ये जो एक पूरे का पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, ये हाइब्रिड से भी अगला कोई अरेंजमेंट है, और कोई इसके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। ये वो मुर्दा घोड़ा है जिसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी टांगों पे खड़ा हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी, भागना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर इन मुज़ाकरात में से कुछ हल निकलता है तो फिर जाहिर है मुस्लिम लीग नून वैसे ही सियासी तौर पे इररेलेवेंट है, वो मजीद इररेलेवेंट हो जाएगी, और उनके पास नेशनल पब्लिक सपोर्ट है, उनके पास सिर्फ एक ही सपोर्ट है कि जो इस मुल्क का अरेंजमेंट जिन्होंने किया हुआ है, उनके पास इस वक्त ऑप्शन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है। तो वो यही चाहते हैं कि वो दस्ते शफ़क़त हमारे ऊपर रहे, वो छतरी हमारे ऊपर रहे, और हम उसके नीचे इक़्तिदार के मजे लेते रहें। क्या ही अच्छा है कि हम सदर भी हैं, क्या ही अच्छा है हम वज़ीर आज़म भी हैं, हम पंजाब के वज़ीर आला भी हैं, सब कुछ अच्छा भी है। और हम जब बोलते हैं, हम ये बताते हैं कि देखिए हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई, देखिए हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, 2018 के इलेक्शन ऐसा था। तो पूछा जाता है कि जनाब 2018 के इलेक्शन तो गलत था, 2024 के इलेक्शन में आपके साथ क्या हुआ? ये आपके इलेक्शन के ऊपर सवालात है, आप इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ ने जिस मैच्योरिटी का इजहार किया है, ये बहस छोड़ देते हैं कौन किससे माफी मांगेगा, किसने किसी को माफ किया। पाकिस्तान के लिए आगे बढ़िए, इस मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए, इस मुल्क के ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए, तमाम सियासी जमातों करना चाहिए, वरना मेरे ख्याल है फिर सबके हाथ से बात निकल जाएगी। हमें वो वक्त नहीं देखना, अल्लाह ना करे वो वक्त आए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसी पे तारिक साहब, एक तो ज़ाहिर है मुज़ाकरात के मामले पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बैरिस्टर गौहर का भी ये बयान सामने आया कि वो बर्फ़ पिघलते हुए देख रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है। ये बर्फ़ किन हलकों के दरमियान पिघल रही है? क्या सियासी जमातों के दरमियान है ये मामला है? और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान का इसमें क्या किरदार देख रहे हैं अगर सूरत हाल आगे बढ़ती है? पहली बात तो PTI की है, जो उन्होंने कहा कि जी वो हम मुज़ाकरात करने को तैयार है। मेरे ख्याल है उन्होंने ये फ़याज़ महमूद साहब ने जो कहा है कि बड़ी देर हो गई है तो ये ट्रेन मिस हो चुकी है, आपको मुज़ाकरात नहीं होंगे। देखिए, बुनियादी बात है, खान साहब जब ये कहते हैं कि 9 मई का वाक़या मैंने किया नहीं और उसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो उससे बात आगे बढ़ेगी नहीं। और वो उनकी दो ही चीज़ें हैं जी, मेरा वो 9 मई के वाक़या जो मैंने किया भी नहीं और लोगों भी को छोड़ा जाए, मैंडेट वापस किया जाए। मैंडेट वापस करने का मतलब तो ये है कि उनको 2/3 मेजॉरिटी सीटें दी जाएँ और ये हुकूमत ख़त्म हो जाए, उनको हुकूमत दे दी जाए।
ऐसा कुछ होने नहीं लगा। ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और ये मुज़ाकरात वाली बात जो है, अब जो है जो कि खान साहब को ये अंदाज़ा हो गया, ये पीटीआई के लोगों को अंदाज़ा हो गया कि हम बंद गली में पहुंच चुके हैं, तो अब वो कन्फ्यूजन का शिकार भी हैं। कभी कहते हैं बात नहीं करती, हम फौज से कहेंगे, अब वो सियासतदानों से बात करने को तैयार हैं। लेकिन मैं बड़ी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, शहबाज गवर्नमेंट किसी किस्म के मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सिविल क़यादत और जो है अस्करी क़यादत एक पेज क्या है, 9 मई का वाक़या हो या किसी हवाले से हो, वो एक पेज पे हैं। इनका जो है शहबाज शरीफ साहब जो है उनसे किसी किस्म की बात तैयार करने को नहीं बिल्कुल तैयार है नहीं, और ये चैप्टर क्लोज समझा जाए। अब जहाँ तक शायद अपना आपने कहा मौलाना फजल रहमान साहब, वो जाहिर है इस वक्त हुकूमत तैयार नहीं है, तो फिर तो जाहिर है फिर मौलाना का किरदार जो है वो तो उसमें जाहिर नहीं है ना, वो तो अभी खुद एहतजाज पर है। अब मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।